हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका DSC 9 माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब के यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 7 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 7 गैर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सदियों तक दुनिया की जो राजनीति का नक्शा है वो यूरोप ने बनाया। नियम, सिद्धांत और शक्ति सब पश्चिम ने तय किए। तो लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कहानी सिर्फ यूरोप की है? तो क्या एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो अनुभव है वे मायने नहीं रखते? तो आज हम बात करेंगे उन आवाजों की जो इतिहास में दबा दी गई, उन नजरियों की जिन्होंने पश्चिमी वर्चस्व को मजबूती दी। तो स्टूडेंट, यही है गैर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य की कहानी। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR का अध्ययन मुख्यतः पश्चिमी देशों, यूरोप और अमेरिका के विचारों और अनुभवों पर आधारित रहा है। लेकिन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों की अपनी अलग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वास्तविकताएं हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है, वो लंबे समय तक पश्चिमी देशों, यूरोप और अमेरिका के विचारों पर आधारित रहा है। तो उनके सिद्धांतों ने बताया कि शक्ति क्या है, सुरक्षा क्या है और विकास किसे कहते हैं। लेकिन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के समाजों की अपनी कहानियां थी। औपनिवेशिक शोषण, संघर्ष, गरीबी और आज़ादी की लड़ाई की कहानी। तो स्टूडेंट, गैर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य इन अनुभव और विचारों को सामने लाने का प्रयास है। तो इसलिए गैर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत हुई ताकि दुनिया को सिर्फ लंदन, वॉशिंगटन या पेरिस की नज़र से नहीं, बल्कि दिल्ली, काहिरा, हवाना और नैरोबी की नज़र से भी देखा जाए। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गैर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे गैर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे, गैर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य को समझेंगे। तो स्टूडेंट, इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को केवल पश्चिमी सिद्धांतों से नहीं, बल्कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अन्य सभ्यताओं के दृष्टिकोण से भी देखना है। तो स्टूडेंट, गैर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सिर्फ यूरोप के चश्मे से नहीं, बल्कि उन सभ्यताओं और समाजों की नज़र से देखना है जो कि औपनिवेशिक शासन से उभरे हैं। तो स्टूडेंट, गैर पश्चिमी दृष्टिकोण ये मानते हैं कि औपनिवेशिक अनुभव और आज़ादी की लड़ाई ने उनकी सोच को गढ़ा है। उनकी प्राथमिकताएं जैसे कि विकास, उपनिवेशवाद से मुक्ति, पहचान की राजनीति पश्चिमी देशों से अलग है। तो स्टूडेंट, जो ये दृष्टिकोण है ये हमें याद दिलाते हैं कि हर देश का इतिहास, संस्कृति और प्राथमिकताएं अलग होती है। जहाँ पश्चिम ने शक्ति, पूंजी और प्रभुत्व को प्राथमिकता दी, वहीं पर जो हमारा गैर पश्चिमी था उसने देशों के विकास, समानता और आत्मनिर्भर को अपनी प्राथमिकता बनाया। तो स्टूडेंट, उपनिवेशिक अनुभव ने इन देशों की सोच को आकार दिया। उनकी प्राथमिकताएं थी विकास, गरीबी उन्मूलन और पहचान की राजनीति, और साथ साथ पश्चिमी सिद्धांत अक्सर उन वास्तविकताओं से मेल नहीं खाते हैं। तो स्टूडेंट, उदाहरण के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं, तो जब भारत, मिस्र या घाना ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई तो उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां किसी को किसी के अधीन ना रहना पड़े। तो भारत के नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टिटो ने कहा, हम न अमेरिका के साथ है न सोवियत संघ के साथ। तो इसी सोच से जन्म हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन का। और ये जो आंदोलन था ये सिर्फ राजनीति नहीं था, बल्कि गैर पश्चिमी देशों की आवाज थी। हम अपने रास्ते खुद तय करेंगे। तो स्टूडेंट,
यही था हमारा गैर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य को समझना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गैर पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इतिहास को लेकर। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं गैर पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास के बारे में। तो गैर पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो इतिहास है वो तीन दौरों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट हमारा औपनिवेशिक काल, सेकंड स्वतंत्रता आंदोलन और थर्ड हमारा शीत युद्ध काल। तो फर्स्ट जो हमारा औपनिवेशिक काल है, सबसे पहले हम औपनिवेशिक काल को देख लेते हैं। तो औपनिवेशिक काल में देखें तो पश्चिमी ताकतों ने गैर पश्चिमी समाजों को अधीन रखा। तो स्टूडेंट जो पश्चिमी शक्तियाँ थी उसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को अपने नियंत्रण में रखा। इन समाजों की राजनीतिक पहचान मिटाई गई। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में देखें तो 20वीं सदी में एशिया अफ्रीका के देशों ने आज़ादी पाई और अपने दृष्टिकोण विकसित किया। तो 20वीं सदी में जो आज़ादी की लहर थी वो उठी। भारत, चीन, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका ने अपने विचारों से दुनिया को बताया कि विकास और न्याय भी उतने ही जरूरी है जितना कि सत्ता और शक्ति। इसके बाद हमारा थर्ड आता है शीत युद्ध काल, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन, एनएएम, भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र जैसे देशों की पहल। यह पश्चिमी ब्लॉकों अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ के प्रभुत्व से अलग रास्ता था। उत्तर औपनिवेशिक युग, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की आलोचना, विकास और समानता पर जोर। तो स्टूडेंट पश्चिमी गुट जो कि अमेरिका था और पूर्वी गुट जो कि सोवियत संघ था, उनके बीच संघर्ष के समय गैर पश्चिमी देशों ने तीसरा रास्ता चुना, जो कि था हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन का, एनएएम का, यानी कि द नॉन अलाइंड मूवमेंट का, जिन्होंने कहा कि हम किसी शक्ति का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी आवाज है। तो इस काल ने गैर पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार दिया। तो स्टूडेंट आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जब 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, जहां पर एशिया और अफ्रीका के नेताओं ने कहा हम अपने अनुभव से दुनिया को नई दिशा देंगे। तो यही था गैर पश्चिमी सोच की पहली ठोस अभिव्यक्ति, जहां उन्होंने कहा हमारी दुनिया सिर्फ पश्चिम की नहीं, हमारी भी है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे गैर पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इतिहास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गैर पश्चिमी आईआरटी के मुख्य विचार, यानी कि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी है उसके मुख्य विचार गैर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं गैर पश्चिमी आईआर के मुख्य कुछ सिद्धांतों की, जो दुनिया के नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देते हैं, जिनमें हमारा सबसे पहला आता है गुट निरपेक्षता, किसी शक्ति ब्लॉक में शामिल न होना। तो स्टूडेंट गुट निरपेक्षता कहता है शक्ति राजनीति से दूर रहकर स्वतंत्र नीति अपनाना, और भारत, यूगोस्लाविया और मिस्र जैसे देशों ने इसे अपनाया हुआ है। विकासशीलता, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता। तो गैर पश्चिमी देशों के लिए असली सुरक्षा आर्थिक विकास और गरीबी से मुक्ति। इसके अलावा न्याय और समानता, वैश्विक व्यवस्था में बराबरी की मांग। तो इन देशों ने वैश्विक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। विकसित और विकासशील देशों के बीच बराबरी जरूरी है। इसके अलावा सभ्यता और सांस्कृतिक विविधता, जिसमें पश्चिमी सार्वभौमिकता की आलोचना, स्थानीय मूल्य पर जोर। तो हर सभ्यता की अपनी पहचान है। गैर पश्चिमी दृष्टिकोण पश्चिम की एक जैसी दुनिया वाली सोच को चुनौती दी गई। इसके अलावा उपनिवेशतर दृष्टिकोण, औपनिवेशिक शासन की विरासत और उसके प्रभाव का विश्लेषण। तो स्टूडेंट यह पश्चिम के साम्राज्यवादी इतिहास की आलोचना करता है और दिखाता है कि उपनिवेशवाद की जो छाया है वो आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर मौजूद है। तो स्टूडेंट गैर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य ने दुनिया को सिखाया कि शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। यह दृष्टिकोण हमें बताता है कि सच्चा अंतर्राष्ट्रीय संबंध तब बनता है जब हर सभ्यता, हर संस्कृति और हर आवाज को बराबरी का हक मिले। तो आज जब वैश्विक राजनीति फिर बदल रही है तो भारत, चीन, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की भूमिका पहले से कहीं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो दुनिया है वो एक ध्रुवीय नहीं थी बल्कि बहुध्रुवीय, कई सभ्यताओं, कई आवाजों और कई भविष्यवाद वाली थी। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पश्चिम के प्रभुत्व की व्याख्या। तो स्टूडेंट पश्चिमी देशों का जो प्रभुत्व है वो कई ऐतिहासिक कारणों से हुआ है, जैसे कि औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक प्रगति के कारण, औपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के कारण, जिसमें संसाधनों और बाजारों पर नियंत्रण रखा गया। इसके अलावा संस्थागत प्रभुत्व हो गए, जैसे कि आईएमएफ हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए, डब्ल्यूटीओ हो गए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो गए, इनके वर्चस्व के कारण। और साथ साथ गैर पश्चिमी आलोचना की है प्रभुत्व असमानता पैदा करती है और दक्षिण के देशों को हाशिए पर रखती है। तो स्टूडेंट यही था हमारे पश्चिम के प्रभुत्व की व्याख्या। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा पूरे चैप्टर का ओवरऑल एक छोटा सा निष्कर्ष आता है,
तो अब हम पूरे चैप्टर के एक ओवरऑल छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम बात करेंगे गैर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य आईआर में विविधता और संतुलन लाने की कोशिश है। और यही जो परिप्रेक्ष्य ये हमें बताता है कि जो वैश्विक राजनीति है वो केवल पश्चिमी अनुभव से नहीं बल्कि समझी भी जा सकती है। तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे जो क्षेत्र है उनके इतिहास, संस्कृति और संघर्ष से भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तो आज की जो बहुध्रुवीय दुनिया है उसमें गैर पश्चिमी दृष्टिकोण और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि दुनिया को सिर्फ पश्चिम नहीं, पूरब, दक्षिण और उत्तर सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 4 का ही आता है, जो कि हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारतीय योगदान के बारे में। तो स्टूडेंट, दुनिया की राजनीति को अक्सर पश्चिमी दृष्टिकोण से देखा गया है, जहाँ पर शक्ति, पूंजी और साम्राज्य ही सब कुछ माने गए। लेकिन अगर आप इतिहास की धूल हटाए तो एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहती है शक्ति से बड़ी है नीति और युद्ध से बड़ा है सत्य। तो वो आवाज़ है भारत की, कौटिल्य से लेकर गांधी और नेहरू तक। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संतुलन, नैतिकता और शांति की दृष्टिकोण से देखा है। तो चलिए, इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन लंबे समय तक पश्चिमी दृष्टिकोण से नियंत्रित रहा। भारत जैसे बड़े और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध देश ने भी वैश्विक राजनीति में अपने अनुभव और विचार दिए हैं। तो स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अध्ययन पर सदियों तक यूरोप और अमेरिका का प्रभाव रहा। लेकिन जो भारत जैसे देश थे जो हजारों वर्षों से नैतिक, दार्शनिक और राजनीतिक परंपराओं के धनी थे, उन्होंने भी विश्व राजनीति की सोच को गहराई से प्रभावित किया। तो भारतीय योगदान न केवल सिद्धांत में बल्कि व्यवहारिक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, जो भारत का योगदान है वो सिर्फ सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहा बल्कि व्यवहारिक राजनीति, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों में भी ये रहा है। भारतीय सोच की जो जड़ें है वे धर्म, नैतिकता और सार्वभौमिक मानवता में है। तो यही सोच कहती है हमारी वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारतीय योगदान को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, भारत का क्या योगदान रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय योगदान को समझना। तो जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय चिंतन का आधार धर्म, नैतिकता, कर्तव्य और सार्वभौमिक मानवता। तो स्टूडेंट, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है वो दो मुख्य परतों से दिखाई देता है। फर्स्ट हमारा प्राचीन विचारधारा और सेकंड हमारा आधुनिक विचारधारा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राचीन विचारधारा यानी कि प्राचीन ग्रंथों की। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शक्ति, राजनीति, युद्ध और कूटनीति पर यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो स्टूडेंट, प्राचीन भारत ने राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में जो दृष्टि दी वो आज भी बहुत अद्भुत है। जिसमें हमारा फर्स्ट आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि दुनिया के पहले वास्तविक रियल पॉलिटिक ग्रंथों में से एक है। कौटिल्य ने कहा कि राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने सिखाया कि शक्ति तभी उपयोगी है जब उसका प्रयोग नीति और धर्म से जुड़ा है। इससे अलग उपनिषद और बौद्ध दर्शन देखें तो शांति, नैतिकता और सहअस्तित्व। तो दूसरी ओर उपनिषदों और बौद्ध दर्शन ने शांति, नैतिकता और सहअस्तित्व की शिक्षा दी। इन विचारों ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति की नींव रखी, जहाँ पर शक्ति और शांति का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा प्राचीन ग्रंथ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आधुनिक काल का आता है, यानी कि आधुनिक भारतीय योगदान का आता है, जिसमें हमारे महात्मा गांधी सत्ता, अहिंसा, नैतिक राजनीति और जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शांति और सहअस्तित्व की बात आती है। तो स्टूडेंट, आधुनिक काल में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नैतिक आवाज के रूप में भी भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को राजनीति का केंद्र बनाया। उन्होंने दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सत्याग्रह और नैतिक शक्ति से भी जीते जा सकते हैं। वहीं पर जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। एक ऐसा मंच जहां पर भारत, मिस्र, युगोस्लाविया जैसे देशों ने कहा कि हम न पूरब के हैं न पश्चिम के, हम अपने हैं। तो भारत का दृष्टिकोण था शांति, सह-अस्तित्व और वैश्विक न्याय। और नेहरू की सोच थी विश्व में शांति संतुलन नहीं बल्कि नैतिक संतुलन आवश्यक है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा भारतीय योगदान को समझना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य केंद्रित ओंटोलॉजी की पड़ताल। तो अब हम बात कर लेते हैं राज्य केंद्रित ओंटोलॉजी की पड़ताल, यानी कि राज्य केंद्रित दृष्टिकोण की समीक्षा को लेकर।
तो स्टूडेंट इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी आईआर मुख्यतः राज्य केंद्रित रहा, यानी राज्य ही प्रमुख अभिनेता। तो स्टूडेंट पश्चिमी सिद्धांतों में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र माना गया है, लेकिन भारत ने इस सोच को चुनौती दी है। तो भारतीय दृष्टिकोण में केवल राज्य नहीं बल्कि समाज, सभ्यता, नैतिकता और संस्कृति भी महत्वपूर्ण। तो भारतीय दृष्टिकोण कहता है कि राज्य से बड़ा समाज है और समाज से बड़ा मानवता है। उदाहरण के माध्यम से आप देखें तो गांधी का सत्याग्रह और अहिंसा केवल राज्य नीति नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन भी। तो जो गांधी जी का सत्याग्रह होगा, नेहरू जी की पंचशील नीति हो गई या बौद्ध की अहिंसा हो गई, ये सब दिखाते हैं कि भारत की सोच राज्य केंद्रित नहीं है बल्कि मानव केंद्रित है। तो स्टूडेंट यही था हमारा राज्य केंद्रित ओंटोलॉजी की पड़ताल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंदर बाहर के द्विआधारी आईआरटी को चुनौती देना। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं अंदर बाहर के विभाजन को चुनौती। तो पश्चिमी आईआर अक्सर अंदर बनाम बाहर की सोच पर आधारित है। तो स्टूडेंट पश्चिमी विचारधारा कहती थी कि घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ये दो अलग चीजें हैं, लेकिन जो भारत है उसने इसको बदल दिया। उसने कहा कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो भारतीय दृष्टिकोण यह विभाजन करती है क्योंकि घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परस्पर जुड़ी हुई है। तो भारत ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया, घरेलू संघर्ष और वैश्विक राजनीति साथ साथ चले। तो स्टूडेंट जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था तो वह सिर्फ ब्रिटिश शासन के खिलाफ ही नहीं था, वो पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और समानता का संदेश दे रहा था। तो नेहरू और गांधी ने साबित किया कि घरेलू संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक दूसरे के पूरक है। तो स्टूडेंट यही था हमारा अंदर बाहर के द्विआधारी आईआरटी को चुनौती देना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा भारत और विश्व को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत और विश्व के बारे में। तो भारत का योगदान केवल विचारों तक सीमित नहीं बल्कि व्यवहार में भी स्पष्ट है। तो स्टूडेंट जो भारत का योगदान है उसने विचारों के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी ठोस पहले की है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM, शीत युद्ध में स्वतंत्र विदेश नीति। तो स्टूडेंट जो NAM है वो शक्ति संघर्ष से दूर है, स्वतंत्र नीति अपनाने का मार्ग उसमें अपनाया गया है। इसके अलावा पंचशील सिद्धांत 1954, पारस्परिक सम्मान, हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, जिसमें पारस्परिक सम्मान, हस्तक्षेप न करना, शांति से अस्तित्व, और ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा सिद्धांत दिया गया था पंचशील सिद्धांत। इसके अलावा थर्ड आता है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, जिसमें भारत सबसे बड़ा योगदानकर्ता देशों में से है। तो भारत आज दुनिया के सबसे बड़े शांति रक्षक देशों में से एक है। इसके अलावा दक्षिण दक्षिण सहयोग हो गया, विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करना, यानी कि भारत विकासशील देशों की आवाज़ बनकर उभरा है। और आधुनिक पहल में देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जलवायु परिवर्तन वार्ता, आतंकवाद विरोधी अभियान। तो ये जो सभी अभियान है ये वैश्विक न्याय के लिए नेतृत्व में, इनमें भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो स्टूडेंट यही सब थे हमारे भारत और विश्व को लेकर भारत का जो योगदान था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में हम बात करेंगे स्टूडेंट कि भारतीय योगदान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन, शक्ति और शांति और नैतिकता का पक्षधर है। भारत ने न केवल पश्चिमी दृष्टिकोण को चुनौती दी है बल्कि एक विकल्पीय सोच प्रस्तुत की है। तो स्टूडेंट भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शक्ति और प्रभुत्व की नहीं बल्कि शांति और सहयोग की दृष्टि दी है। कौटिल्य से लेकर गांधी और नेहरू तक भारत ने सिद्धांत और व्यवहार दोनों स्तरों पर वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया। तो कौटिल्य ने नीति सिखाई, गांधी ने नैतिकता दी और नेहरू ने दिशा दी। तो आज भी भारत जलवायु परिवर्तन, वैश्विक न्याय और विकासशील देशों की आवाज़ों को सामने लाने में सक्रिय है। तो भारत ने पश्चिमी दृष्टिकोण को चुनौती देकर कहा कि विकास और मानवता साथ चल सकते हैं। आज भी भारत वैश्विक मंचों पर यही संदेश देता है कि दुनिया तभी टिकेगी जब सभी के लिए न्याय और समानता होगी। तो भारत का योगदान हमें सिखाता है कि कूटनीति का मतलब सिर्फ बातचीत नहीं है बल्कि सहअस्तित्व भी इसका मतलब है, सहअस्तित्व की कला भी इसका एक मतलब है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर 4 में हमारे टोटल दो ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारे टोटल 4 यूनिट थी और 8 ही चैप्टर थे, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो यही था हमें इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट का सिलेबस, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये PDF या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।
वहाँ पर आपको ये PDF या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा जहां हम बात करेंगे किसी अदर सब्जेक्ट की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।